नमस्ते, मैं नियति कुमारी आज मैथिली शरण गुप्त के विषय में बताऊंगी जो उपशास्त्री प्रथम वर्ष के सिलेबस से लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में झांसी के चिड़गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण कनकने और माता का नाम काशीबाई था। इनके माता और पिता दोनों वैष्णव थे। रामस्वरूप शास्त्री, दुर्गा दत्त पंत आदि ने उन्हें विद्यालय में पढ़ाया। घर में ही इन्होंने हिंदी, बंगला, संस्कृत का अध्ययन किया। मुंशी अजमेरी जी ने उनका मार्गदर्शन किया। 12 वर्ष की अवस्था में ब्रजभाषा में कनकलता नाम से इन्होंने कविता रचना प्रारंभ किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में भी ये आए। गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वे राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से साकेत जैसे महाकाव्य की रचना करने वाले गुप्त जी वैश्योपारक में अपनी रचनाएं छपवाते थे, किंतु सरस्वती में अपनी रचना को प्रकाशित कराने की तीव्र आकांक्षा उनके हृदय में थी। उन्होंने रसिकेंद्र उपनाम से ब्रजभाषा में लिखी कविता सरस्वती के लिए भेजी, किंतु उनकी वह कविता सरस्वती में नहीं छपी और द्विवेदी जी ने उन्हें पत्र लिखकर सूचित किया कि सरस्वती में हम बोलचाल की भाषा में लिखी कविताएं ही छापते हैं, तथा यह भी लिखा कि रसिकेंद्र बनने का जमाना अब गया। गुप्त जी पर इन दोनों बातों का विशेष प्रभाव पड़ा। उन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया और उपनाम से सदैव के लिए मुक्ति पा ली। तत्पश्चात गुप्त जी ने हेमंत नामक कविता सरस्वती के लिए खड़ी बोली में लिखकर भेजी, जो अनगढ़ एवं अस्त व्यस्त थी, किंतु द्विवेदी जी ने उनका संशोधन करके सरस्वती में वह कविता छाप दी। यद्यपि कविता में इनका संशोधन परिवर्तन किया गया था कि वह नई रचना ही बन गई थी, तथापि उनके नीचे मैथिली शरण गुप्त का ही नाम दिया गया। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी गुप्त के गुरु और प्रेरक थे। मैथिली शरण गुप्त ने अनेक रचनाएं की, जैसे रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, जय भारत। इसके अतिरिक्त गुप्त जी ने प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार नामक अनुदित काव्य भी रचे हैं। इनके काव्य में द्विवेदी युगीन समाज सुधार की भावना, राष्ट्रीयता, जन जागरण की प्रवृत्ति एवं युगबोध विद्यमान है। उनकी कृति भारत भारती में भारत के अतीत गौरव के साथ साथ वर्तमान दुर्दशा की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है और परतंत्रता की बेड़ियां तोड़ने का आह्वान है। इन्हीं कारणों से इस कृति को तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। इसके अतिरिक्त इनके अन्य काव्य ग्रंथों में भी राष्ट्र प्रेम, देश सेवा, त्याग, बलिदान की प्रेरणा दी गई है। साकेत जैसे महाकाव्य में स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया गया है। यशोधरा और द्वापर में उन्होंने नारी भावना की अभिव्यक्ति की है तथा राष्ट्र और समाज को उनके कर्तव्य का बोध कराया है। इस प्रकार गुप्त जी ने सच्चे अर्थों में अपनी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम जागृत किया और समाज सुधार की प्रेरणा दी। उनकी मान्यता थी कि कला का उद्देश्य मात्र मनोरंजन करना नहीं, बल्कि वह लोक कल्याण की विधायक भी होनी चाहिए। इसके लिए वे कहते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म भी होना चाहिए। वस्तुतः मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे, अतः उनकी कविता में द्विवेदी युगीन कविता की समस्त प्रवृत्तियाँ विद्यमान है। इस काल में राष्ट्रीयता, समाज सुधार, नवजागरण, स्वतंत्र भावना, मानवतावाद, सामाजिक समता एवं गांधीवाद का बोलबाला था। अतः गुप्त जी ने भी अपनी रचनाओं में इन मूल्यों का समावेश करते हुए युगबोध एवं समसामयिकता की प्रवृत्ति का परिचय दिया है। गुप्त जी की भारत भारती राष्ट्रीयता एवं स्वातंत्र चेतना से उत्प्रोत ऐसी रचना थी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इस रचना में उन्होंने देशवासियों को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्ति पाने का संदेश देते हुए कहा है कि शासन किसी प्रजाति का चाहे विवेक विशिष्ट हो संभव नहीं है, किंतु वह जो सर्वास में हो वह इष्ट हो।
भारतवासियों के अहिंसापूर्ण आंदोलनों एवं सत्याग्रह की शक्ति का उपयोग करते हुए गुप्त जी ने तत्कालीन युग का चित्र अनेक पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। गुप्त जी ने समाज में नारी की भावना की महत्ता का प्रतिपादन किया। नारी की व्यवस्था का प्रतिपादन यशोधरा में करते हुए कहते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। वस्तुतः गुप्त जी मानवतावाद के समर्थक थे और निष्काम कर्म एवं विश्व बंधुत्व, सामाजिक समता, राष्ट्रीय चेतना एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हैं। उनकी कविता युग का स्वच्छ दर्पण है जिसमें हमें तत्कालीन युग समग्र रूप से प्रतिबिंबित दिखाई पड़ता है।